Jai Hind everyone. I hope you all are doing good. So welcome to Pathway UPSC. My name is Aman Singh and today we are going to study the India size and location. तो ये हमारे क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का, ठीक है। तो हमारा ये सीरीज चल रहा है, इसमें हम आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं बहुत डिटेल में, जहाँ पे हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों का ही ध्यान रख रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम इंडिया का साइज देखेंगे और लोकेशन देखेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर इंडिया के बारे में आपको बेसिक्स नहीं पता होता है तो इंडिया में जो भी हम फिजिकल फीचर्स पढ़ रहे हैं या फिर कोई भी अगर हम टेरिटोरियल एक्सटेंट पढ़ रहे हैं तो वो हमें समझ नहीं आता है। और एज एन अवेयर सिटीजन भी, अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं भी हो, एक अवेयर सिटीजन भी हो, तब भी आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमारा इंडिया कहाँ लाई करता है विथ रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड। उसके बाद इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज़ है वो कौन कौन सी हैं, इंडिया किन किन कंट्रीज़ के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, मैरी टाइम बॉर्डर शेयर करता है। तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो जो ये स्लाइड्स बनाई गई है ना, इसमें मैं इंश्योर करता हूँ आप लोगों को कि एक भी कंटेंट आपके एनसीईआरटी का मिस नहीं है। लाइन बाय लाइन जो भी कंटेंट है, बस इसको हमने क्या किया है, थोड़ा सा आपको प्रेजेंटेबल वे में दे दिया है। तो आप अगर इस वीडियो लेक्चर को देख लेते हो तो अपने अंदर एक फोमो मत रखना कि एनसीईआरटी का कोई कंटेंट मिस हो गया होगा। इसमें हमने एनसीईआरटी का सारा कंटेंट इंक्लूड कर लिया है। बाकी अगर आपको एक कंफर्मेशन चाहिए तो आप फिर भी अपने एंड से एक बार वेरीफाई कर लेना। एक वीडियो से आपको आइडिया लग ही जाएगा कि हम कोई भी कंटेंट मिस नहीं कर रहे हैं एनसीईआरटी का, ठीक है। उसके बाद आगे से अपना टाइम सेव करना, एनसीईआरटी का सारा कंटेंट हम इसमें दे दे रहे हैं। तो आज के चैप्टर में जो हम सीखने वाले इंडिया के बारे में, उसमें हम बेसिक बातें करेंगे। फिर उसके बाद जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो और इंडिया के बारे में डिटेल्स देखेंगे। तो 9th क्लास में जो हमारा बेसिकली जो ज्योग्राफी में फोकस है एनसीईआरटी का, वो इंडिया के रिस्पेक्ट में ही है। तो इसमें हम लोग ज़्यादातर इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे, राइट। तो आप देखो, हमें पता है कि जो इंडिया है हमारा, वो वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड है। ये तो हमें पता ही है ना। इंडिया हमारा वन ऑफ द मोस्ट सिविलाइज कंट्री था, ठीक है। इवन जब आप हड़प्पन सिविलाइजेशन का बात करते हो तो उस टाइम पे भी वो सबसे एडवांस सिविलाइजेशन हुआ करता था। बाकी उसके पैरेलल मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन भी एग्जिस्ट करते थे, बट उसमें भी जो सबसे एडवांस था वो हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन था। और इसका एविडेंस हमें कहाँ से मिलता है, तो हिस्ट्री में आप पढ़ते हो, वेरियस आपके हड़प्पन साइट्स है, वहाँ पे कुछ रिमेन्स मिले उस टाइम पीरियड के। तो उससे हमें पता लगता है कि हमारा जो कंट्री का हिस्ट्री है, हमारे जो कंट्री का सिविलाइजेशन है, बहुत ज़्यादा रिच है, ठीक। उसके बाद इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, कॉलोनियल टाइम पे तो इंडिया का स्थिति बहुत ख़राब रहा, ठीक है। क्योंकि उससे पहले तो हम लोगों की लिटरेसी रेट वगैरह सब अच्छी थी, लेकिन जब से कॉलोनियल रूल रहा तो इंडिया में गरीबी बढ़ गई, लिटरेसी रेट कम हो गया, इवन हमारा जो जीडीपी था वो भी ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने काफ़ी सारे फील्ड में मल्टीफेसेटेड डेवलपमेंट किया, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया। सो इट हैज़ अचीव मल्टीफेसेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 decades. So it has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology and overall economic development, ठीक है। इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। तो इंडिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है वर्ल्ड हिस्ट्री में भी, इवन, है ना। क्योंकि आपको पता है, जब आप मौर्यन एम्पायर पढ़ते हो, जब आप गुप्ता एम्पायर पढ़ते हो, ठीक है, तो उस टाइम भी देखते हो कि जो हमारे इंडियन रूलर्स थे उनका इन्फ्लुएंस पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड था। तो अगर वर्ल्ड हिस्ट्री अगर आप आज के समय में कहीं से पढ़ते हो तो उसके पीछे इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए लोकेशन में, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इंडिया का लोकेशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड। तो सबसे पहले देखो, ये हमारा ग्लोब है, ठीक है। इस ग्लोब में हमारा पोजीशन क्या है, कहाँ लाई करता है। तो इससे ही पहले आपको ये जानना पड़ेगा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो हमारा जो कंट्री है, ठीक है, वो आपके नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। ये चीज़ सबसे पहले आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर हमारे कंट्री से 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, जो कि हमारे कंट्री को नियरली इक्वल हाफ में डिवाइड करती है। तो जो हमारा नॉर्दर्न पार्ट है ये आपके सब ट्रॉपिकल जोन में लाई करता है, ठीक है। और जो आपका सदर्न पार्ट है वो आपके ट्रॉपिकल जोन में लाई करता है। और ट्रॉपिकल जोन में लाई करने की वजह से जो सदर्न जोन में जो भी स्टेट्स हैं, वहाँ पे आपकी टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर जो रहती है वो आपकी थ्रू आउट द ईयर सेम रहती है। ह्यूमिडिटी आपके ज़्यादा होते हैं और वहाँ के लोगों का जो कलर होता है वो थोड़ा सा डार्क होता है। तो बट विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं यहाँ रेसिज्म की कोई बात नहीं है, मैं बस एक आपको ज्योग्राफिकल फैक्टर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो कोई दिल पे मत लेना। देन उसके बाद आपको इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इंडिया का जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो आपका कितना है, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो हमारा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब देखो, आप अगर शुरू का याद कर लेते हो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ठीक है। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अगर आपको याद है तो यहाँ से आपको अराउंड 29 ऐड करना है। 29 ऐड करोगे तो आप 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पे पहुँच जाओगे, ठीक। उसके बाद 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट
पे अगर आप हो, इसमें अगर 29 अप्रॉक्स ऐड करोगे तो आप 97 पे पहुंच जाओगे। तो मैं ये अप्रॉक्स बता रहा हूँ, राउंड फिगर में भी अगर आप याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं कुछ कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता देता हूँ, जिससे आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे होगे कि 8 डिग्री 4 मिनट को भी नॉर्थ बोल रहे हैं हम, और 37 डिग्री 6 मिनट को भी नॉर्थ बोल रहे हैं, जबकि 8 डिग्री 7 मिनट यहाँ है और आपके 37 डिग्री 6 मिनट यहाँ पे है। तो ये चीज़ आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करता होगा, है ना? तो इसको मैं बता दूं, हालांकि बहुत लोगों को पता होगा। तो नॉर्थ नॉर्थ इसलिए है क्योंकि ये जो नॉर्थ है हम इंडिया के रिस्पेक्ट में नहीं देख रहे हैं। ये जो नॉर्थ है हम ये इक्वेटर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो इक्वेटर के जो भी चीज़ ऊपर होगी उसको हम नॉर्थ कंसिडर करेंगे, और इक्वेटर के जो भी चीज़ नीचे होगी उसको हम साउथ कंसिडर करेंगे। तो हमने देखा कि हमारा जो कंट्री है, हमारा जो प्यारा भारत है, वो नॉर्दर्न पार्ट में लाई करता है। दैट्स वाई यहाँ पे हम दोनों जगह नॉर्थ लिख रहे हैं। इन द सिमिलर मैनर जो लॉन्गिट्यूड का भी जो एक्सटेंट है हमारा, तो हम लॉन्गिट्यूड में जो स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट लेते हैं वो कौन सा लेते हैं? आपका 0 डिग्री, जो आपका प्राइम मेरिडियन है, ठीक है, जो कि कहाँ से पास होता है? ग्रीनविच मीन टाइम से, राइट। ग्रीनविच एक प्लेस है लंदन में, वहाँ से 0 डिग्री पास होता है। तो उसके ईस्ट में अगर हम कोई भी कंट्री लाई कर रही है तो हम ईस्ट लिखते हैं, और अगर उसके वेस्ट में लाई कर रही है कोई कंट्री तो उसे हम वेस्ट लिखते हैं। बाकी बेसिक डिफरेंस आपको पता होगा कि 1 डिग्री में हम 4 मिनट मूव कर रहे होते हैं, राइट। अब ये कैसे निकालते हैं? तो देखो, हमारे अर्थ को रोटेट करने में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स लगता है। तो 24 आवर्स मतलब 360 डिग्री मूवमेंट हुआ, ठीक है। 24 आवर्स इज इक्वल टू 360 डिग्री मूवमेंट। तो 1 डिग्री मूवमेंट कितना होगा? तो आपका 24/360। आप 24 आवर को अगर मिनट में कन्वर्ट कर दोगे तो इंटू 60 हो जाएगा। तो 66 जा और 6 आपके 4 जा, ठीक है। तो अब समझ आया 1 डिग्री 4 मिनट कैसे आया। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि अगर 1 डिग्री हम मूव कर रहे हैं तो हम अराउंड 111 किलोमीटर मूव कर रहे होते हैं। मतलब एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 111 किलोमीटर होता है। फिर और कुछ कुछ बेसिक डिफरेंस आप समझ लो, जैसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में। तो लैटिट्यूड आपके इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, दे आर पैरेलल्स, इसलिए इनको पैरेलल भी बोला जाता है। और जो लॉन्गिट्यूड होते हैं ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं पोल के पास, ठीक है। तो ये सब मैं कुछ बेसिक्स बता दिया, ये हालांकि आगे भी हम देखेंगे। तो वापस से देख लो, जो इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, उसमें 29 ऐड किया, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ आ गए। और वैसे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है लॉन्गिट्यूड, और जो उसमें 29 ऐड किया तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट हो गया, ठीक। उसके बाद हमारे जो कंट्री से स्टैंडर्ड मेरिडियन पास होता है वो 82.5 डिग्री से पास होता है, राइट। तो इसीलिए हम 5.5 घंटा ग्रीनविच मीन टाइम से आगे होते हैं, क्योंकि जब हम लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में मूव करते हैं तो वी गेन टाइम, और जब हम वेस्ट में मूव करते हैं तो वी लूज टाइम। तो ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद देखो, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट, ये हमने देख लिया। टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड लाई द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी रिस्पेक्टिवली। तो जो हमारा ये प्यारा भारत है, तो ये आपके ओशन बॉडी से घिरा हुआ है 3 तरफ से, इसीलिए हम बोलते हैं इंडियन पेनिनसुला। पेनिनसुला उसको बोलते हैं ऐसा पीस ऑफ लैंड जो कि 3 साइड से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। तो देखो, ईस्ट में हमने क्या देखा? बे ऑफ बंगाल देखा है। वेस्ट में हमने क्या देखा? अरेबियन सी देखा है। और साउथ में हमारे इंडियन ओशन है। तो ये हम तीनों साइड से ओशन वाटर बॉडी से घिरे हुए हैं, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एज इंडियन पेनिनसुला, ठीक। उसके बाद देखो आगे। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में आपके सवाल था, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। तो आपको पता होगा कि 2004 में जो सुनामी आया था उसमें जो हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट था इंदिरा पॉइंट, वो सबमर्ज हो गया था। अब यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है, अगर हम सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया बोलते हैं तो उसमें हम क्या लिखते हैं? इंदिरा पॉइंट लिखते हैं। लेकिन अगर हम बोलते हैं सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेन लैंड इंडिया, तो वहाँ पे हम क्या लिखते हैं? केप कोमोरिन, ठीक है। केप कोमोरिन, जो कि क्या है? कन्याकुमारी का ही दूसरा नाम है, कन्याकुमारी। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर मेनलैंड इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट बोलेगा तो वो आपका ये है यहाँ पे, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये यहाँ पे है आपका केप कोमोरिन, ये आपका मेनलैंड इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। लेकिन वही इंदिरा पॉइंट की जब हम बात करें तो इंदिरा पॉइंट आपके यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट आपके। तो ये इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है जो कि सबमर्ज हो गया था 2004 के सुनामी में। बाकी आई होप आप लोग को पता होगा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? आपका किबिथू, ठीक है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा? आपका गुहार मोती विलेज। और नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा? आपका इंदिरा कोल। तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, बेसिक चीज़ें, वो आपको पता होनी चाहिए। फिर देखो आगे, ये आपका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन के तौर पे दिया गया है कि हमारे यहाँ पे जो बेसिक फीचर्स क्या क्या है। तो जैसे लक्षद्वीप आइलैंड है, ठीक है। आइलैंड में हमारे पास 2 बड़े ग्रुप ऑफ आइलैंड है, जैसे एक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो कि बे ऑफ बंगाल में लाई करता है, और एक लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड जो कि अरेबियन सी में लाई करती हैं। ये आपका वॉल्केनिक ओरिजिन का आइलैंड होता है, ये आपका कोरल रिफ से बना हुआ आइलैंड होता है। अब ये सब चीज़ें ना हम डिटेल में आगे देखेंगे जब फिजिकल फीचर्स पढ़ रहे होंगे, यहाँ पे बस आपको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है क्योंकि पहला चैप्टर है। उसके बाद देखो, जोग्राफिक बाउंड्स मेनलैंड लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री डिवाइड्स इंडिया नियरली इक्वली।
अब साइज देखो, अब वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में हमारा जो कंट्री है 7th लार्जेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड है। सबसे बड़ा है आपका रशिया, फिर है आपका कनाडा। अब ये सीक्वेंस याद कर लेना है ना, डायरेक्ट आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये हमें पता है इंडिया, लेकिन इंडिया से बड़ा कौन कौन सा ये भी पता होना चाहिए। तो सबसे बड़ा है रशिया, फिर है कनाडा, फिर है यूएसए, फिर है चाइना, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया एंड फिर इंडिया। तो ये सीक्वेंस आपको याद होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इंडिया का जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है, जो एरिया है, टोटल एरिया है, वो कितना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, आगे दिया होगा, ठीक है। तो देखो जो हमारा इंडिया का टोटल लैंड एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और अगर वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो हम 2.4% वर्ल्ड एरिया कंसिस्ट करते हैं, ठीक। उसके बाद अगर हमारा लैंड बाउंड्री लेंथ देखा जाए तो वो है आपका 15,200 किलोमीटर, और जो अगर हम कोस्ट लाइन का टोटल लेंथ देखें तो ये आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 7,500 है, लेकिन अभी रिसेंट डेटा आया था 2025 में, इसको अपडेट किया गया था, तो ये हमारा अराउंड है 11,000 किलोमीटर। तो ये आपका जो कोस्ट लाइन का लेंथ है ये बढ़ कैसे गया? तो ऐसा नहीं है कि हमने पाकिस्तान को कब्जा कर लिया है। इसका बेसिकली सिंपल सा लॉजिक यही है कि हमारा अब जो मेजरमेंट जो टेक्नोलॉजी है ना वो काफ़ी इंप्रूव हो चुका है, काफ़ी प्रिसाइज हो चुका है। और दूसरी चीज़, हमने बहुत सारे आइलैंड पहले के मेजरमेंट में इंक्लूड नहीं किए थे, तो उसको भी हमने जब इंक्लूड किया तो हमारा जो कोस्ट लाइन का लेंथ है वो बढ़ गया। तो अब आप इसको अपडेट कर लेना, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये नोट्स बनाया गया, इसलिए यहाँ पे 7,516 लिखा गया, लेकिन अब 11,000 कर लेना, ठीक है। तो अगर आप आंसर वगैरह में भी लिखोगे तो आपको 11,000 किलोमीटर याद रखना है। बाकी ये सब परसेंटेज टर्म याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। सो इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। तो हमें पता है कि इंडिया के नॉर्थ में हमारे, ये देखो यहाँ पे देख लेते हैं हम, तो इंडिया के नॉर्थ में हमारे हिमालयाज़ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपके पूर्वांचल हिल्स है जो कि हिमालय का ही एक्सटेंशन है। उसके बाद यहाँ पे हमारे अरावली रेंज है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे ईस्टर्न घाट है। उसके बाद यहाँ पे विंध्या रेंज है, यहाँ पे सतपुरा रेंज है। ये सब आपको एकदम मुँह जबानी याद होना चाहिए, राइट। उसके बाद देखो, साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगेन्स टू टैपर, इट एक्सटेंड टुवर्ड द इंडियन ओशन, डिवाइडिंग इट इनटू टू सीज, द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल इन इट्स ईस्ट। तो ये सब बेसिक चीज़ें हमने देख ली है। उसके बाद देखो इंडिया का जोग्राफिकल एक्सटेंट, अब विजुअली देख लो आप, तो ये देखो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, और 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब आपको पता होगा कि इंडिया में जो इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है और जो इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, उनके बीच में 2 आवर का लैग आता है। तो 2 आवर का लैग क्यों आता है? तो ये मैंने बता दिया कि जैसे ही आप 1 डिग्री मूव करते हो तो आप 4 मिनट गेन करते हो, क्योंकि हम प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में मूव कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ के बीच में आपके लगभग कितना डिग्री का डिफरेंस है? अराउंड 29 डिग्री का डिफरेंस है। अगर मैं अप्रॉक्स वैल्यू ले लूँ तो 30 डिग्री, तो 30 इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा? 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब क्या होता है? 2 आवर। तो अप्रॉक्स 2 आवर का लैग होता है अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का देखोगे और गुजरात में देखोगे तो, ठीक। तो इससे आपके बहुत सारे प्रॉब्लम में राइज होते हैं, लेकिन ये हमारा अलग इशू है। इसमें हम मेंस के टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं डे लाइट सेविंग करके, ठीक है। तो डे लाइट सेविंग एक आपका अच्छा सॉल्यूशन है इस चीज़ को दूर करने के लिए। बाकी हम अलग अलग टाइम जोन्स नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उससे फिर नए प्रॉब्लम में राइज हो जाएंगे। तो टाइम जोन्स के बारे में हम और डिटेल में देखेंगे जब हम आगे के चैप्टर में पढ़ रहे होंगे 11th में, ठीक। उसके बाद देखो आगे, सो टाइम डिफरेंस 2 आवर टाइम लैग बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एक्सट्रीम्स ऑफ इंडिया, स्टैंडर्ड मेरिडियन पास थ्रू 82.5 डिग्री पासिंग थ्रू मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। तो डिस्ट्रिक्ट भी याद रखना कि जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है 82.5 डिग्री कहाँ से पास होता है ना, तो ये कहाँ से पास होता है? आपके यूपी के मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट से। तो ये ध्यान रखना। बाकी किन किन स्टेट से पास होता है तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा। तो ये 5 स्टेट से पास होता है आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन। लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछ लेंगे कि स्टैंडर्ड मेरिडियन किस किस से पास करता है। इवन आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का ही पता होना चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से पास होता है। फिर इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे कि कौन कौन से, कितने लैंडलॉक स्टेट से पास होता है, या फिर कितने ऐसे स्टेट से पास होता है जो कि आपके कोस्टल बाउंड्री शेयर करते हैं। फिर देखो, डे नाइट ड्यूरेशन वेराइज सिग्निफिकेंटली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ ड्यू टू लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर देखो, इंडिया एंड दी वर्ल्ड। तो अब इंडिया और वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया का पोजीशन, लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड। सो द इंडियन लैंडमास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, ठीक है। तो हमारा जो कंट्री है वो एशियन कॉन्टिनेंट का पार्ट है, जो कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट भी है। टोटल कॉन्टिनेंट कितने हमारे? 7 कॉन्टिनेंट है, इंक्लूडिंग एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये 7 कॉन्टिनेंट में जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो कौन सा? एशियन कॉन्टिनेंट। और हमारा प्यारा भारत एशियन कॉन्टिनेंट का पार्ट है, ठीक। देन इंडिया इज साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। देन द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट
एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड ए स्ट्रैटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। तो आपको पता है कि इंडिया ना स्ट्रैटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन पे लाई करता है, क्योंकि देखो ये इंडिया जिस लोकेशन पे लाई करता है ना, यहाँ से आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट पास होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टेट ऑफ मलक्का है, तो स्टेट ऑफ मलक्का पे हमारा पूरा कंट्रोल है, बिकॉज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंडिया का पार्ट है और यहाँ पे हमारी ट्राई सर्विसेज कमांड है, तो इसीलिए हम स्टेट ऑफ मलक्का पे हमारी स्ट्रॉन्ग होल्ड है। उसके बाद देखो यहाँ से आपके जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज हो गया, चाहे आप इंडिया से डायरेक्ट यहाँ से एक्सेस कर सकते हो सुएज कैनाल का। तो ओवरऑल जो इंडिया का हम पोजीशन देखते हैं ना, तो स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो चाइना को जलन होती है और चाइना इंडिया को काउंटर करने की कोशिश करता है थ्रू इट्स स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी। तो ये सब थोड़ा आयर का पार्ट है, तो मैं यहाँ पे अवॉइड करूँगा डिस्कशन इन सब चीज़ों का, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। बस अभी मैं आपको ऐसे ही इंट्रोड्यूस करा दिया ताकि आपको बैकग्राउंड समझ आ जाए। तो ये चीज़ समझ आ गया कि इंडिया का बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी है। एक तो जोग्राफिकल डाइवर्सिटी देखने को मिलता है आपको, ठीक है, उसके बाद स्ट्रैटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी भी इंडिया में देखने को मिलता है, इसीलिए तो बोलते हैं हमारा प्यारा भारत महान है। फिर देखो Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe from the western coast and with the southeast and East Asia from the eastern coast। तो हमारा डेक्कन जो प्लेट्यू है, ठीक है, ये आपका इंडियन ओशन को सराउंड करता है, ठीक है। तो इसीलिए देखा जाए ईस्टर्न कोस्ट से हम साउथ ईस्ट एशिया को इजीली एक्सेस कर सकते हैं और वेस्टर्न कोस्ट से हम अरेबियन पेनिनसुला हो गया, उसके बाद आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो गया और या फिर यूरोपियन कॉन्टिनेंट हो गया, इन सबको हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज़ एंड इंडीड इट इज़ द इंडियन एमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशन विच जस्टिफाई द नेमिंग ऑफ एन ओशन आफ्टर इट। तो इंडियन ओशन का नाम इंडियन ओशन क्यों पड़ा है और कोई भी ओशन का नाम किसी कंट्री के नाम से नहीं पड़ा है, लेकिन क्योंकि हमारे इंडियन ओशन में हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, स्ट्रैटेजिकली हम सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस पे लाई करते हैं, दैट्स वाई जो ओशन का नाम पड़ा है इंडियन ओशन, ठीक। फिर देखो Since the opening of the Suez Canal in 1869, India's distance from Europe has been reduced by 7,000 किलोमीटर। तो सुएज कैनाल के खुल जाने के बाद जो पहले क्या होता था ना, कि पहले जब ये सुएज कैनाल नहीं बना था तो ट्रेड जो होता था वो पूरा सर्कम नेविगेट करके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट केप ऑफ गुड होप को पूरा सर्कम नेविगेट करके तब हम यूरोप के साथ ट्रेड करते थे। लेकिन सुएज कैनाल बनने के बाद आपके अराउंड 7,000 किलोमीटर डिस्टेंस रिड्यूस हो गया, इसीलिए कैनाल का डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इसके भी कुछ बहुत सारे जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है जो कि हम जब आईआर वगैरह पढ़ेंगे तब वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। फिर देखो आगे इंडिया स्ट्रैटेजिक लोकेशन, ये सब हमने देख लिया, जैसे मैरीटाइम ट्रेड, डेक्कन पेनिनसुला, प्रोमिनेंट साउथवर्ड प्रोट्रूजन इनटू द ओशन, सुएज कैनाल एंड स्ट्रैटेजिक सेंट्रलिटी इंडिया बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। फिर देखो हिस्टोरिकल कनेक्शन, तो हिस्टोरिकल कनेक्शन हमारा क्या है, तो आपको पता है कि हम पहले के टाइम पे ट्रेड कैसे करते थे, तो वो हम सी रूट के थ्रू भी कर रहे होते थे और आपका जो रोड होता था उसके थ्रू भी कर रहे होते थे। तो वो रोड को क्या बोलते थे हम, सिल्क रूट बोलते थे। जैसे जो चाइना का फेमस सिल्क रूट है उसके थ्रू पूरा सिल्क का ट्रेड हुआ करता था। सो इंडियाज कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस बट हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर दैन हर मैरीटाइम कॉन्टैक्ट। तो मैरीटाइम कॉन्टैक्ट से बहुत पुराना है हमारा जो लैंड कॉन्टैक्ट है। सो द वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पैसेजेस टू द एंशिएंट ट्रैवलर्स। तो जो एंशिएंट ट्रैवलर्स आते थे वो कहाँ से आते थे, जो पासेस प्रेजेंट है आपके माउंटेन्स में उनके थ्रू, ठीक। वाइल द ओशन रिस्ट्रिक्टेड सच इंट्रैक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन ओशन में क्योंकि आपको उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी, ठीक है, जो ओशन में इवन जो लोग ट्रैवल भी करते थे ओशन रूट के थ्रू वो हवा पे डिपेंडेंट रहते थे। उतनी बड़ी बड़ी बोट, उतनी एडवांस बोट्स नहीं हुआ करती थी, तो जहाँ हवा बहती थी, जहाँ वो बह के चले जाए, ठीक है, वहाँ पे वो पहुँच जाते थे। तो इवन इंडिया का भी खोज ऐसी ही हुआ है, राइट, वास्को डिगामा द्वारा। So these routes have contributed in the exchange of ideas and commodity since ancient times. The ideas of Upanishad and the Ramayana, the stories of Panchtantra, the Indian numerals and the decimal system thus could reach many parts of the world. तो यही एक रीज़न है क्योंकि इंडिया पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड था, तो हमारे यहाँ का जो उपनिषद है, हमारे यहाँ के जो रामायणा है या फिर जो स्क्रिप्चर्स हैं, अदर एंशिएंट टेक्स्ट है, इवन भगवद गीता देख लो, है ना। तो भगवद गीता को रिसेंटली आपके यूनेस्को के वर्ल्ड मेमोरी हेरिटेज में भी इंक्लूड कर लिया गया है, राइट, वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर में भी इंक्लूड कर लिया गया है। वैसे इंडिया की जो मैथमेटिक्स थी, न्यूमेरिकल प्रैक्टिसेस थे, एस्ट्रोनॉमी था, आयुर्वेदा था, ये आज के डेट में पूरे विश्व में फेमस है। इवन आज के टाइम पे देख लो योगा, है ना, तो इंटरनेशनल योगा डे कहाँ से इंस्पायर्ड है, इंडिया से इंस्पायर्ड है। तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी द्वारा ये 21 जून को डिसाइड किया गया था कि हम योगा डे बनाएंगे और इसको फिर आपके यूएन का रिकॉग्निशन मिला, तो इस डेट को आपके इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर कर दिया गया। तो योगा का देन इंडिया का, आयुर्वेदा का देन इंडिया का, न्यूमरोलॉजी का देन इंडिया का, ठीक है, जीरो का आविष्कार किया हमने, साइंस का आविष्कार किया हमने, एस्ट्रोनॉमी में हमारे यहाँ पे इतने सारे विद्वान थे, वारामीरा हो गए, आर्यभट्ट हो गए, भास्कराचार्य हो गए,
तो इतने सारे सेंट्स का मैं नाम गिनवा सकता हूँ जो कि जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। लेकिन वही बात है कि हमने पेटेंट नहीं करवाया, इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं करवाया, तो इसीलिए कहीं न कहीं इतिहास के पन्नों में ये सारे जो ग्रेट जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, जो सेंट्स हुआ करते थे, वो दब के रह गए। हालाँकि जो गुरुकुल सिस्टम है इंडिया में, ये सब उनकी लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और आज के टाइम पे तो पूरी विश्व आज भी इंडिया का लोहा मानता है। तो स्पिरिचुअलिज़्म की बात हो या इन सब टॉपिक्स की बात हो, आयुर्वेदा, योगा, आज भी जो पूरा वर्ल्ड है वो इंडिया से सीखता है। समझ आ रहा है? वैसे पंचतंत्र की कहानियाँ वर्ल्ड में काफ़ी फेमस है। देन द स्पाइसेस, मुस्लिन एंड अदर मर्चेंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। और आपको ये भी पता होगा कि जो बाहर से आक्रमणकारी आते थे या बाहर के जो आपके इंट्रूडर्स होते थे, वो किस लिए अट्रैक्ट होते थे इंडिया से? क्योंकि इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था। इंडिया में स्पाइसेस मिलती थी, ठीक है? आज भी हम स्पाइसेस में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं, तो हम स्पाइसेस एक्सपोर्ट करते थे। हमारे यहाँ पे इतनी सारी ज्वेलरीज थी, हमारे यहाँ पे इतना धन था, संपत्ति था, लोग एकदम समृद्ध थे। इसीलिए तो जो बाहर से ट्रेडर्स आए, जो बाहर से आपके इवन फॉरेन ट्रैवलर्स जितने हैं, उन्होंने सब ने अपने अपने बुक में ये मेंशन जरूर किया था कि इंडिया में ना बहुत सारे वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो कि पूरे विश्व में कहीं नहीं है। इसीलिए सारे अट्रैक्ट हुए, जितने कॉलोनियल पावर्स थे वो इंडिया में आए और लूट मचा के गए। सो ये फ्लो चार्ट के थ्रू आप याद कर सकते हो। कल्चरल एक्सचेंज, आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंस, मैथमेटिकल कंट्रीब्यूशन एंड ट्रेड गुड्स। ठीक, तो ये जो पूरा ये आपका कंटेंट है, जो एनसीईआरटी का कंटेंट है, उसका ये समराइज वर्जन कि हमने विश्व को क्या क्या दिया, हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है और वर्ल्ड के साथ हमने कैसे रिलेशन बनाया एंशियंट टाइम से। देन देखो इंडियाज़ नेबर, तो इंडिया नेबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने अगल बगल की कंट्रीज़ जिनके साथ हम इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं उनके बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बांग्लादेश, जिसके साथ हम लार्जेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं, लार्जेस्ट बोल रहा हूँ, लॉन्गेस्ट, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान हो गया, उसके बाद चाइना हो गया, ठीक है। पाकिस्तान, चाइना, भूटान, म्यांमार, ठीक है। देन अफगानिस्तान। और मैरीटाइम बॉर्डर हम किसके किसके साथ शेयर करते हैं? मैरीटाइम बॉर्डर हम श्रीलंका के साथ शेयर करते हैं एंड मालदीव्स के साथ शेयर करते हैं। मालदीव्स भी बहुत लोग बोलते हैं, तो ये प्रोनाउंसिएशन देख लेना आप, राइट। सो इंडिया ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। पहले 29 थे, फिर 28 स्टेट्स हो गए, यूनियन टेरिटरीज 8 हो गए, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर पहले स्टेट्स, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख पहले स्टेट्स में थे, एक ही स्टेट हुआ करते थे। अब इनको 2019 में इनको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया। सो द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज अलॉन्ग द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट, एरिया वाइज विच इज़ द स्मॉलेस्ट एंड विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट। तो ये आपको बताना है कि एरिया वाइज कौन सा यूनियन टेरिटरी आपका स्मॉलेस्ट स्टेट है और लार्जेस्ट स्टेट है, ठीक। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप करना, ये क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है ना। देन द स्टेट विच डू नॉट हैव एन इंटरनेशनल बॉर्डर और लाई इन द कोस्ट। तो ये कौन सा स्टेट है जिसका जो कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर नहीं करता है और कोस्ट पे लाई करता है। तो ये भी आप इस टाइप के सारे स्टेट्स का नाम आप जॉट डाउन करोगे। उसके बाद क्लासिफाई द स्टेट इनटू 4 ग्रुप ईच हैविंग कॉमन फ्रंटियर्स विथ पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार एंड बांग्लादेश, ठीक। तो यहाँ पे दे रखा है इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, चाइना, तिब्बत, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ, म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट, और सदर्न नेबर अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्री नेमली श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो श्रीलंका और इंडिया जो है वो नैरो चैनल से कनेक्टेड है, जिसका नाम है पाक स्ट्रेट, ठीक है। पाक स्ट्रेट ये रहा, ये देखो, ये श्रीलंका है, इंडिया, ये है आपका पाक स्ट्रेट। यहाँ पे आपका पाक बे है, फिर देखो यहाँ पे आपके पाक बे है, यहाँ पे आपके गल्फ ऑफ मन्नार है, ठीक। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि ये मैपिंग पार्ट आप कर लेना। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देते हैं कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन से स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं। तो यहाँ पे ना आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत बार लोगों को लगता है सिक्किम भी शेयर करता है, लेकिन मैप आप ध्यान से देखोगे तो सिक्किम शेयर नहीं करता है। तो कौन कौन से शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ? तो वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है, फिर आसाम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया, राइट। तो ये सारे जो स्टेट्स हैं वो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, और बांग्लादेश के साथ हम लार्जेस्ट बॉर्डर भी शेयर करते हैं, ठीक। उसकी लेंथ भी आप ध्यान में रखना। उसके बाद पाकिस्तान के साथ कौन कौन शेयर करते हैं? तो राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, पंजाब हो गया एंड जम्मू एंड कश्मीर हो गया, राइट। ऐसे करके जितने भी आपके जितने भी आपके कंट्रीज़ हैं उनके साथ कौन कौन से स्टेट बॉर्डर शेयर करते हैं, ये आपको एकदम रटा होना चाहिए, पता होनी चाहिए। नंबर भी पूछ लेंगे और स्टेट्स भी पूछ लेंगे। और कन्फ्यूजिंग पॉइंट मैंने बता दिया, इस टाइप करके आपको कन्फ्यूज करते हैं कि सिक्किम शेयर बॉर्डर विथ बांग्लादेश, तो ये गलत आपका आंसर है। अगर ऐसे आप इमेजिन करने जाओगे तो आपको लगेगा अरे सिक्किम ऊपर ही तो है और बांग्लादेश का एक्सटेंट यहाँ तक है, तो शेयर करता होगा, लेकिन वेस्ट बंगाल यहाँ तक फैला हुआ है ना। फिर अफगानिस्तान हम क्यों कंसिडर करते हैं? हालांकि डायरेक्टली हम अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं, लेकिन जो हमारा पीओके रीजन है वो आपका बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और पीओके रीजन को क्योंकि हम अपना कंसिडर करते हैं, इसलिए इट शेयर्स
बॉर्डर विथ आर कंट्री। फिर देखो हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिकल लिंक्स क्या क्या है हमारा। बिफोर 1947 देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। एक प्रोविंस टाइप के हुआ करते थे, एक प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। तो जो प्रोविंस होते थे ये डायरेक्टली रूल बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स, और जो आपके प्रिंसली स्टेट्स होते थे ये आपके रूलर द्वारा रूल किए जाते थे, मतलब वहाँ पे मोनार्क हुआ करता था जनरली, हु आर अपॉइंटेड बाय द वाइस रॉय। फिर प्रिंसली स्टेट्स आर रूल्ड बाय लोकल हेरिडेटरी रूलर्स हु एक्नॉलेज सॉवरेनिटी इन रिटर्न फॉर लोकल ऑटोनोमी। उसके बाद एनसीईआरटी में ये आपके लिंक दिया था वेबसाइट का, तो ये इस लिंक पे जाके आप इंडिया के वेरियस मैप्स को जाके देख सकते हो, ठीक है। तो इस लेक्चर के बाद आप इस वेबसाइट पे विजिट करना और इंडिया के जो डिफरेंट मैप्स हैं उसको जाके आप देख सकते हो। और इस साइट का नाम क्या है, स्कूल भुवन, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी का एक पोर्टल है जो कि मैप बेस्ड लर्निंग प्रोवाइड करता है टू ब्रिंग अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट्स। तो इस चैप्टर में हमारा इतना ही था, ठीक है। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा लेक्चर में। तो आपको अगर कुछ भी सुझाव है आपका तो आप फीडबैक के तौर पे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बता सकते हो। विल इम्प्रूव इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद।